जय हिंद दोस्तों। जीसीसी के देशों में दरार आ चुका है। आज एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई भारत के साथ सऊदी अरेबिया पाकिस्तान स्टाइल म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी करना चाहता है, ऐसा आज एक रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया। और इन सब के बीच में ईरान ने यूएस के ऊपर और यूएई के ऊपर और इजराइल के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। आज ब्रिक्स के समिट के अंदर, फॉरेन मिनिस्टर के समिट के अंदर दिल्ली में, और जयशंकर ने भी आज अमेरिका को लेके कुछ बयान दिए हैं, खुल के क्रिटिसाइज किया है अमेरिका को आज ब्रिक्स के अंदर। और जी जिनपिंग ने ट्रंप का स्वागत तो किया, ट्रंप से दोस्ती यारी की बातें तो की, ट्रंप ने दोस्त तक बोल दिया जी जिनपिंग को, लेकिन एक बहुत बड़ी धमकी भी दे दी जी जिनपिंग ने आज डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही घर में। और आज भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने पाकिस्तान को लेके आज एक बात कही, और जहां पे पाकिस्तान को उन्होंने एक चेतावनी भी दी है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आज एक गुड न्यूज सामने आई है। आरएफपी जो है इश्यू होने वाला है और बहुत जल्द राफेल के डील के लिए, और मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं अगले महीने, वहां पे कुछ बड़ा होने वाला है। और बांग्लादेश ने भारत को एक बहुत बड़ा चीज करके आंख दिखा दिया है। पद्मा बराज के ऊपर काम शुरू करने वाला है बांग्लादेश इस समय, और भारत को यहां पे आंख दिखाया जा रहा है कंगलों के द्वारा। और यूएई के पास, फुजैरा के पास एक शिप को कब्जा कर लिया गया था आज। अब ये शिप कौन से देश का है ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन क्या ईरान ने यहां पे एक और कांड कर दिया है। आज दोपहर को हमने बात किया था, वैसे भारत के एक शिप को डुबा दिया ईरान ने, या माना जा रहा है किसी और देश ने जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की है इंडियन आर्मी के एक्स इंडियन आर्मी चीफ ने। और ये आरएसएस के लीडर ने जब कहा कि जी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए, तुरंत ये बात हो जाती है। अब भारत के अंदर क्या भारत को तोड़ने के लिए, भारत को इंटरनली तोड़ने के लिए यहां पे कोई साजिश रची जा रही है, ऐसी बातें होने लगी हैं मीडिया के अंदर खुल के। और इन सब के बीच में इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच में आज एक एफिलिएशन पैक्ट साइन हुआ है। अब इंडियन आर्मी और नेवी थिएटर कमांड की तैयारी कर रही है, और बहुत कुछ यहां पे होने वाला है। और रशिया के पार्लियामेंट ने व्लादिमीर पुतिन को अब एक नया बिल पास किया है, जहां वो दूसरे देश के ऊपर ऑफिशियली आक्रमण कर सकता है अगर रशिया के सिटीजन्स को कोई हानि पहुंचेगी। अब यूरोप में हड़कंप मच चुकी है कि क्या इसका मतलब यह है कि अब ये नेटो को चैलेंज करने वाला है व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि इस समय आज कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं कि वेपन्स प्रोडक्शन भयंकर स्पीड में बढ़ा रहा है रशिया इस समय। और मोदी जी ने जो फ्यूल बचाने का, तेल बचाने का, गैस बचाने का क्या जो सजेशन क्या दिया पूरे देश के अंदर, अब उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। भारत यहां पे कौन सी चीज की तैयारी कर रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा भी आज और बहुत सारी खबरें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक का बटन दबा दीजिए तुरंत, और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट में दूंगा ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज ब्रिक्स समिट के अंदर सबकी नजरें आरकची के ऊपर थी, क्योंकि उनका सामना होने वाला था यूएई के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और वहां पे झगड़ा हो गया यूएई और ईरान के बीच में आज ब्रिक्स समिट के अंदर। आरकची ने आज कहा कि अमेरिका जो है वो एक डिक्लाइनिंग एम्पायर है, और रीजनल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है अमेरिका ने। और यूएई को भी एक तरफ से चेतावनी दे दी ब्रिक्स के अंदर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। और आरकची ने यह कहा कि जी इस कमरे के अंदर जो लोग भी हैं, मतलब ब्रिक्स के जितने भी मिनिस्टर हैं, हम सब ने कभी ना कभी अपने जिंदगी में अमेरिका से बुलिंग फेस किया है, मतलब अमेरिका हम सब का फायदा उठा चुका है, आप सब लोगों को भी पता होगा करके ऐसा एक अमेरिका के खिलाफ बातें की, सबको अमेरिका के खिलाफ यूनाइट करने की कोशिश की आरकची ने आज ब्रिक्स के मीटिंग के अंदर। तो ईरान के आरकची ने आज ब्रिक्स के एजेंडा को हाईजैक करने की कोशिश की कहीं ना कहीं,
लेकिन इस समय जो चीज़ें चल रही हैं ईरान के वजह से पूरे विश्व में जो हालत खराब हो चुकी है, ये कोई इतना ऑफ द ट्रैक भी नहीं था। और बहती पानी में जयशंकर जी ने भी अपना हाथ धो लिया यहाँ पे और अमेरिका को थोड़ा बहुत यहाँ पे दे दिया। कोर्सिव अनजस्टिफाइड मेजर्स कहा जयशंकर जी ने अमेरिका के सैंक्शंस और टैरिफ को। जयशंकर जी ने आज ये कहा कि ये जो सैंक्शंस वगैरह लगाए जा रहे हैं ये इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है और ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली उनको हर्ट करता है ये चीजें और ये अनजस्टिफाइबल है ये सारी चीजें। और ये कभी भी डायलॉग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ये आप दबाव डाल के किसी को अपनी बात नहीं मना सकते करके जयशंकर जी ने सीधा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उंगली दिखा दी और आंख दिखा दी आज। तो यहां पे एक कॉमन पैटर्न तो आज दिखी कि भाई ईरान और भारत दोनों ने ही आज अमेरिका को थोड़ा बहुत ये दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत और ईरान के रिश्ते अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि एक और खबर भी आज आई है जो ये बताती है, एक रिपोर्ट इनफैक्ट आज न्यूज़ 18 के अंदर आई है, उनके सूत्रों ने उन्हें बताया है कि यूएई ने भारत को सीक्रेटली ये कहा है कि हमें भी आपके साथ म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी करना है इस समय। क्योंकि यूएई उसके 3-4 कारण बताए हैं इस रिपोर्ट के अंदर। यूएई का ये मानना है कि जो ईरान वॉर के अंदर उनको डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा टारगेट किया गया था, 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए थे और हज़ारों ड्रोन्स दागे गए थे। और इतने मिसाइल्स तो सिर्फ यूएई में दागे गए थे जितने बाकी देशों का मिला के भी उतने मिसाइल्स नहीं दागे गए थे। तो इन हालातों के अंदर यूएई ने इजराइल के साथ समझौता कर लिया और अब इजराइल खुद लड़ रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे भारत को स्टेप इन करना पड़ेगा, ऐसी बातें इस समय इस रिपोर्ट के अंदर हो रही है। और यूएई पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा नाराज है, इस रिपोर्ट में लिखा है, क्योंकि पाकिस्तान ने यूएई को नहीं बुलाया। वो क्वाड्रिलैटरल समिट जो हुआ था ना पिछले महीने, जहां तुर्की और ये लोग सब पिकनिक मनाने के लिए आए थे, जो सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर हंस के फोटो वगैरह खिंचा रहे थे, जो टाइम पास कर रहे थे, वो वाले मीटिंग के अंदर एमबीजेड को नहीं बुलाया या उनके कोई फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया। ये बात यूएई को अच्छी नहीं लगी। तो ये भी यहाँ पे खटास है कि देखिए बहुत बार क्या यहाँ पे क्या चल रहा है ना, पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि जी ये यूएई हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, राइट, वो नैरेटिव है। लेकिन असल में आप अगर यूएई के एंगल से देखेंगे यहाँ पे, तो धोखा तो यहाँ पाकिस्तान नहीं दिया है ना। जब पाकिस्तान ने ये मीटिंग्स कराए हैं इस्लामाबाद के अंदर, क्वाड्रिलैटरल मीटिंग, तो उसमें तो यूएई को पाकिस्तान ने नहीं बुलाया ना। तो ये बात खटकी है यूएई को और इसके लिए यूएई भारत के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट करना चाहता है। तो क्या इसका मतलब यह है ओपेक से तो बाहर निकल चुका है यूएई, क्या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भी टूटने वाला है? वेल, आजकल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है, हमें शौक नहीं होना चाहिए अगर ऐसी कोई बात हो भी जाती है तो। लेकिन देखिए मेरा यह मानना है कि यहां पे भारत की परीक्षा है ये, क्योंकि अगर भारत अगर यूएई के, चाहे वो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी हो या कोई और उसका नाम और मैकेनिज्म हो जाए, अगर भारत सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है यूएई को, तो फिर बाकी देश भी तो देख रहे हैं ना, तो भारत की क्या स्टैंडिंग होगी। विश्वगुरु छोड़ दीजिए, आप रीजनल पावर भी अगर आप समझ लेंगे, या भारत की खुद की एनर्जी सिक्योरिटी की भी यहाँ पे बात है, राइट। हमारा 11% ऑयल यूएई से आता है, इनफैक्ट अभी तो हम 20% करने वाले थे, उस उतने में फुजैरा के ऊपर हमला कर दिया ईरान ने। तो भारत क्या खुद के एनर्जी को डिफेंड कर पाएगा? क्या हम हमारे क्लोजेस्ट एलाई को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? तो हमारी शक्ति के ऊपर भी यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है जो हमें बहुत जल्दी आंसर करना पड़ेगा। और मोदी जी जा रहे हैं कल यूएई, तो उसमें आई एम श्योर ये चीजें डिस्कस होंगी। क्योंकि देखिए, जो आप चाहे जितना किसी को गेहूं दो, चावल दो, डीजल दो, सिर्फ बल का रिस्पेक्ट होता है, सिर्फ स्ट्रेंथ का रिस्पेक्ट होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप ताकतवर नहीं है तो आपके जो पड़ोसी हैं वो आपके ऊपर बैंक नहीं करेंगे कभी। और वहां चाइना के अंदर अलग ही सीन चल रहा है आज, ब्रिक्स वर्सेस G2। एक्चुअली ये चीज चल रहा है आज, G2 मतलब अमेरिका और चाइना, ब्रिक्स प्लस। तो अब जी ने
ट्रम्प को आज एक धमकी भी दी वहां पे मीटिंग के अंदर। जी ने कहा कि ताइवान के ऊपर अगर अमेरिका कोई मूव्स करता है तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जी हाँ, ये क्लियरली जी ने आज अपने, वैसे तो बहुत बातें कही, लेकिन मैं जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। इफ इट इज, अगर वो प्रॉपरली हैंडल नहीं हुई तो क्लैशेस हो सकते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है हम दोनों देशों के साथ। और ट्रम्प ने मस्का लगाया जी को, यू आर अ ग्रेट लीडर, यू नो। और ट्रम्प ने कहा मेरे को घर पे कोई अच्छा नहीं लगता लोगों को यूएस के अंदर, मैं जी जिनपिंग की तारीफ करता हूँ लेकिन मैं फिर भी तारीफ करूंगा। मैं, जी जिनपिंग मेरा दोस्त है। लेकिन अमेरिकन्स भी कम नहीं है। ये विजिट के दौरान मार्को रूबियो ने कह दिया कि जी अमेरिका का पॉलिसी चेंज नहीं हुआ है ताइवान को लेके। तो यहाँ पे ये सारी बातें चल रही है। और ट्रम्प ने भी कहा फॉक्स न्यूज को आज जी से बात होने के बाद कि जी जिनपिंग ने मेरे को बोला वो ईरान को वेपन सप्लाई नहीं करेगा। और उसने ये भी कहा कि जी चाइना हमसे तेल खरीदने वाला है अमेरिका से। जी हाँ। और मार्को रूबियो ने वैसे आज ये भी कह दिया कि चाइना चाहता है कि ताइवान को बिना लड़े ले ले, लेकिन अगर वो बल का प्रयोग करेगा तो हम खड़े हो जाएंगे। ये बात मार्को रूबियो ने आज कहा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज हुई आज, Xiaomi के जो सीईओ हैं और चेयरमैन एंड सीईओ ने इलॉन मस्क के साथ सेल्फी खिंचाई यहाँ पे आके। तो थोड़े से अजीब सा एक्सप्रेशन इलॉन मस्क वहां दे रहा था, इसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी हो गई। देखिए एप्पल, टेस्ला, ये सारी कंपनीज क्या चाहती हैं चाइना से, इसके बारे में हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस समय अमेरिका में तैयारी चल रही है कि जैसे ही ट्रम्प का ये ट्रिप खत्म हो जाएगा क्या वो बॉम्बिंग शुरू कर देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात है, मानना पड़ेगा कि ट्रम्प ने का ये दावा है कि जी जिनपिंग ने उसको कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी ने आज पाकिस्तान को लेके एक बयान दिया कि अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत की तो इस बार ऐसा कुछ होगा जो अब तक नहीं हुआ, अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस बार। ऐसा समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर विल हैपन, ऐसा उन्होंने आज कहा। दरअसल इनका जो काउंटर पार्ट है ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान का सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, उसने कल, ख्वाजा आसिफ ने भौंका ना कल के वो दिल्ली पे हमला करेंगे, ऐसा कुछ उसने कहा था जो हमने डिस्कस किया था। तो शायद उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे इन्होंने भी थोड़ा बहुत बोल दिया। और आज बांग्लादेश ने भारत को आंख दिखाया वापस। भारत ने पद्मा नदी के ऊपर एक बराज का अप्रूवल दे दिया है बिना भारत को इन्फॉर्म किए। फराका बराज जो भारत का है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे पद्मा बराज बनाने वाला है बांग्लादेश। मतलब जो गंगा का जो पानी है जो पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर, वहां पे उस पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वो पद्मा बराज बना रहे हैं इस समय। इसके लिए $2 बिलियन से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर चुका है कंगलू। और ये जो प्रोजेक्ट है $2.8 बिलियन का है और काम तो अभी अगले महीने ही शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसी क्या जल्दी है। और पूरा कंप्लीशन तो 2033 में होगा, लेकिन उससे पहले कुछ फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये इस साल भारत का और बांग्लादेश के बीच में गंगा का जो वाटर शेयरिंग ट्रीटी है 1996 में साइन किया था, वो एक्सपायर होने वाला है दिसंबर 2026 में। तो उसके 8 महीने पहले, ये 6-8 महीने पहले ये डिसीजन लिया है बांग्लादेश ने। मतलब क्लियर कट यहाँ पे भारत को यहाँ पे प्रोवोक कर रहा है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि भारत का यहाँ पे, अब आप बोलोगे भाई इसमें भारत का नुकसान क्या है, क्योंकि भाई भारत तो से तो पानी जाता है वहां पे। अब यहाँ पे क्या है कि एक बैक वाटर इफेक्ट नाम की चीज होती है। अगर बांग्लादेश अगर बराज बांध देता है और पानी वहां जमा होना शुरू हो जाता है, और अगर बारिश हो जाती है बारिश के मौसम में, तो जो पानी है वो सीधा वहां पे एक्यूमुलेट होगा और पीछे की तरफ बहेगा। और वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे एरियाज हैं वो फ्लड्स भी हो सकते हैं इसके वजह से। और भारत का तो ठीक है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी इसका इम्पैक्ट होगा। आज बांग्लादेश के अंदर ही ऐसी आवाजें आ रही हैं, इनफैक्ट डेली स्टार के अंदर, उनका जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें भी एक आर्टिकल फ्रंट पेज पे आया है कि जी इससे नुकसान बांग्लादेश को भी हो सकता है, क्योंकि जो उनका जो एरिया है जो नदी के आसपास, वो पूरा वहां पे इरोजन हो सकता है पानी के बहाव के वजह से।
देखिए ये सारी चीज़ें ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे भारत का अपर हैंड यहाँ पे है, लेकिन नेचर के को कोई डिफीट नहीं कर सकता। हमारा जो फराक्का बराज है उसका कैपेसिटी 40,000 क्यूसेक्स है, और जो बारिश के टाइम पे तो 2 मिलियन क्यूसेक्स तक आ जाता है। तो वो पूरा हमारा बराज हम स्टोर नहीं कर सकते। हमारा बराज है, हमारा डैम नहीं है जो हम हुगली नदी में पानी बहाने के लिए हम लोग ने बराज बांध के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ फ्लड्स का रिस्क तो यहाँ पे है। और बहुत लोग जो ये बोलते हैं कि चाइना वहाँ से बंद कर देगा, अगर हम बांग्लादेश को कुछ कर देंगे तो चाइना वहाँ से बहाव बंद कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ 7 से 10% पानी ब्रह्मपुत्र का चाइना के साइड से आता है, 90% हमारे अंदर से ही आता है। लोहित, दिबांग और आई थिंक एक और नदी है, ये 3 ट्रिब्यूटरी से भी आता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज नोट करना पड़ेगा, ये उस दिन अनाउंस होता है जिस दिन बांग्लादेश का फॉरेन मिनिस्टर अपना चाइना का ट्रिप कंप्लीट करके आता है। मतलब ये जो खलीलुर रहमान वो चाइना गया था ना, चाइना जाके तीस्ता के का जो प्रोजेक्ट पे उसने बात किया, फिर वहां जाके उसने कुछ तो यहाँ पे चाइना के साथ सेटिंग की है, या उसको कॉन्फिडेंस मिल गया कि जैसे ही वापस आया ये अनाउंसमेंट हो जाती है बांग्लादेश की तरफ से। तो अब भारत को जो नेगोशिएशन हम कर रहे हैं इस साल जो एक्सपायर हो रहा है उसमें थोड़ा टफ नेगोशिएट करना पड़ेगा। और आज इंडियन एयरफोर्स के लिए गुड न्यूज है, आरएफपी राफेल का 114 फाइटर जेट्स का फाइनलाइज हो चुका है। मोदी जी फ्रांस जा रहे हैं, हमारे जो एयरफोर्स के चीफ भी फ्रांस में होंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एक नया खुलासा आज हुआ है कि 92 राफेल्स जो हैं वो भारत में बनेंगे और 22 हमें फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेगा फ्रांस से। ये चीज़ फाइनल हो चुका है। अब यहाँ पे 22 हमको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, मतलब जल्दी इन द सेंस 3 से 4 साल के अंदर। लेकिन डेसॉल्ट के साथ इस समय भारत का कौन सा वो प्राइवेट पार्टनर होगा ये अभी भी फाइनलाइज किया जा रहा है। नागपुर में ऑलरेडी डेसॉल्ट का एक फैसिलिटी है, अब नागपुर होगा कि हैदराबाद होगा इस पे डिस्कशंस चल रही हैं। 55 to 60% इंडिजीनियस होगा ये। टाटा एडवांस सिस्टम्स का ऑलरेडी फ्यूसेलेज का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हैदराबाद में वो कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसका वेंडर अभी फाइनलाइज होना बाकी है। अब भारत के अंदर आवाज़ें आने लगी हैं कि जी हम अब ये F4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमें 5-6 साल बाद मिलना है तब तो F4 आउटडेट हो जाएगा और F5 ही तभी का लेटेस्ट होगा। अब ये डिबेट का कोई अंत नहीं है, क्योंकि F5 जो है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है और उसमें अनफोर्सीन रोड ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो एकदम अर्जेंट है। देखिए आज दोपहर को हमने डिस्कस किया था कि भारत का एक वेसल को सिंक कर दिया गया था, किसी ने कर दिया था मिसाइल या ड्रोन से। अब वो कुछ लोग बोल रहे हैं वो फॉल्स फ्लैग है, ईरान ने नहीं कराया है, अमेरिका और इजराइल हमें वॉर में धकेलना चाहता है। लेकिन आज एक और वेसल को किडनैप कर दिया गया है। जी हाँ, ये भी फुजेरा के पास था, मतलब 70 नॉटिकल माइल्स था फुजेरा से, और वहाँ पे 38 नॉटिकल माइल्स था फुजेरा से, और वहाँ से ईरान के वाटर्स में इसको लेके गया। मतलब इनको वो एंकर्ड शिप था उसको वहाँ से लेके गया। तो यहाँ पे आज एक किडनैपिंग भी हुई यहाँ पे। तो ये मैरीटाइम हैरेसमेंट शुरू हो चुका है यहाँ पे। और अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं, ये तो गल्फ ऑफ ओमान में आ रहे हैं, और गल्फ ऑफ ओमान में हमारे वॉरशिप्स हैं यहाँ पे इस समय। तो आई थिंक हमारे सरकार को अब यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट आते हुए दिख रहा है। देखिए इस चैनल में हम रोज ट्रैक करते हैं इस चीज़ को, तो जो ट्रेंड मैं देख रहा हूँ वो ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैं कोई वॉर मॉन्गरिंग कर रहा हूँ या कुछ। अगर ये ट्रेंड चलता रहा, अगर गल्फ ऑफ ओमान तक अगर ऐसे किडनैपिंग्स हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, तो भारत को इसमें अपने इंटरेस्ट को तो सिक्योर करना पड़ेगा। दोस्तों इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये चीजें हम लोग रोज ट्रैक करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। थोड़ा भी अगर कुछ शिफ्ट होता है तो इस चैनल में हम वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस बात पे आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं। और आज पाकिस्तान ने कहा कि जी यूएई के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं, एब्सोल्युटली फाइन। और हमारे जो एक्स आर्मी चीफ जनरल नरवणे जी, उन्होंने आज कहा कि जी पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर भी रोटी कपड़ा मकान के प्रॉब्लम है लोगों को, वो लोग नफरत नहीं करते भारत के साथ। मतलब पता नहीं ये लोग जो हमारे वेटरन्स हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं मीडिया फॉलो करते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं कि नहीं, बट उनका ये मानना है कि वो बिल्कुल भी नफरत नहीं करते, फ्रेंडशिप है।
हम पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप है, और एक बार पीपल टू पीपल फ्रेंडशिप हो जाएगा तो दोनों नेशंस में फ्रेंडशिप हो जाएगा। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी स्पोर्टिंग इवेंट भी हमें खेलना चाहिए। इन्होंने भी स्पोर्टिंग इवेंट की बात की। तो आज भारत के अंदर एक कहीं ना कहीं एक पैनिक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोग डिस्कस करने लगे कि, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है। कल आरएसएस के लीडर ने बात किया, फिर आज नरवणे जी ने भी यही बात किया, जनरल नरवणे जी ने। तो यहाँ पे और दोनों पीटीआई ने इंटरव्यू में उन्होंने बोला, पीटीआई ने इंटरव्यू किया। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा साजिश है? ऐसी भी बातें इस समय उठ रही हैं कि ये सब बातें क्यों किया जा रहा है इस समय, क्योंकि आज ही तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को धमकी दे दी। प्राइम मिनिस्टर ने तो न्यूक्लियर पॉइंट के ऊपर भी बात किया। फिर ये भी अभी रिसेंटली भी उन्होंने कहा खून और ये कहा ना कि पानी दोनों साथ में नहीं बह सकता। तो आई थिंक हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि इन्होंने कुछ कुछ कोई इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन डेफिनेटली हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो लोग भारत के अंदर अमन की आशा की बात करते हैं, उनके मोटिव्स क्या हैं, उनके कम्युनिकेशन क्या हैं, किनके साथ वो कम्युनिकेट करता है। बिकॉज समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग इज नॉट एडिंग अप, क्योंकि ये लोग इतने स्मार्ट लोग हैं। अभी ऐसे तो नहीं है ना कि तो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं, ही इज नॉट सम रैंडम पर्सन। उनको तो इतना नॉलेज होगा जितना बहुत सारे लोगों को नहीं होगा। उसके बाद में भी ऐसे बातें करना मतलब, लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए आज एक गुड न्यूज़ भी है, उनका एफिलिएशन पैक्ट साइन हो चुका है। देखिए ऑलरेडी इंडियन आर्मी और नेवी कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अब ये जो पैक्ट के अंदर क्या होगा कि जो थिएटर कमांड अभी बन रहा है उसके अंदर यहाँ पे क्या है कि अब इंडियन आर्मी और नेवी साथ में ज़्यादा इंटीग्रेटेड तरीके से काम करेंगे। वो लोग खास करके अभी जैसे आपको उदाहरण दे दूँ, सर क्रीक के एरिया में अगर कोई ऑपरेशंस कंडक्ट करना होगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो आर्मी और नेवी की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। उनको साथ में ऑपरेशंस करने होंगे। तो उनके जो पीओसीज हैं, उनके प्रोटोकॉल्स हैं, ऑपरेशनल कोहेजन की एमओयू साइन हुई है, इंटर सर्विस कोऑपरेशन की बात हुई है, एंड्यूरिंग प्रोफेशनल कैमराडरी की बात हुई है, फॉर्मेशंस के लेवल के बीच में यहाँ पे अब इंटीग्रेशन की बातें चल रही हैं आर्मी और नेवी के बीच में, इवन बांग्लादेश के साइड में भी। तो ये दोनों जगहों पे ये काफ़ी महत्वपूर्ण एमओयू आज साइन हुआ है यहाँ इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए। एक और गुड न्यूज़ है डिफेंस रिलेटेड, एलएनटी ने फ्रेंच के फर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है इस समय, जो भारत के लिए 12 माइन स्वीपर्स बनाएगा। जी हाँ, 20 साल से प्रोजेक्ट अटका हुआ था। 2005 में इंडियन नेवी ने बोला था जी हमें 12 माइन स्वीपर्स चाहिए। आज तो माना जा रहा है 40 से ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में आपने देखा ही है कितना माइन स्वीपिंग की ज़रूरत है। तो अभी अनमैन्ड माइन काउंटर मेजर सूट जो है, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, तो ये होगा। तो बेसिकली ये क्या है कि माइन्स हटाने का काम करेंगी। तो इंडियन नेवी को 12 मिलेंगे, और ये जो कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, वो बनाएगी एलएनटी के साथ यहाँ पे। और माना ये जा रहा है कि 24 की रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी ने दिया है। तो यहाँ पे भी लैगिंग है हमारा प्रोग्राम, क्योंकि हमारे 200 से ज़्यादा मेजर एंड माइनर पोर्ट्स हैं, 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। तो आज हमारे पास 12 से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ पे 12 माइन स्वीपर से काम नहीं चलने वाला। देखिए आज रशिया के अंदर, रशिया के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जहाँ पे यूरोप, जिसकी वजह से यूरोप में हड़कंप मच चुकी है, पैनिक में आ चुके हैं यूरोप वाले, क्योंकि पॉलिटिको जो यूरोप की काफ़ी रेप्यूटेड मैगजीन माना जाता है, डीप स्टेट का अंग भी माना जाता है, उसमें ये पब्लिश हुआ कि पुतिन अब कोई भी फॉरेन कंट्री को इन्वेड कर सकता है इसके वजह से। जी हाँ, ये लोग थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि ये जो बिल ये बताता है कि अगर कोई भी रशियन लोग एक्सप्लॉइट होते हैं किसी दूसरे देश में, तो रशियन प्रेसिडेंट उस देश के खिलाफ एक्शन ले सकता है, मिलिट्री एक्शन ले सकता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे ये बात खटकी है यूरोपियंस को, और नेटो के अंदर हड़कंप मच चुकी है। और यूरोप के डिफेंस ऑफिशियल्स इस समय बोल रहे हैं कि जी ये पुतिन जो है अब नेटो की यूनिटी टेस्ट करना चाहता है, और इसलिए पुतिन कोई एक नेटो मेंबर के देश पे हमला कर सकता है ताकि वो टेस्ट कर पाए कि नेटो कितना यूनाइटेड है। इस लेवल का पैरानोया इस समय यूरोप के अंदर है। और आज ही के दिन मैं आपको याद दिला दूं, सीज फायर सो कॉल्ड चल रहा था, कीव के अंदर 800 ड्रोन्स दाग दिए व्लादिमीर पुतिन ने। माना जा रहा है 4 साल का सबसे बड़ा हमला आज हुआ है।
800 एक दिन में। देखिए आज भारत के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन ऑब्जर्व किया। अब जैसे दिल्ली के अंदर 2 दिन वर्क फ्रॉम होम डिक्लेयर कर दिया गया है सरकारी ऑफिसर्स के लिए। दिल्ली के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ अब नॉन प्रैक्टिकल क्लासेस कंडक्ट करने वाले ऑनलाइन। और इनफैक्ट मोदी जी ने तक अपने कॉन्वॉइस का साइज कम कर दिया, हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा करना चाहिए। उसके बाद में कुछ और पॉलिटिकल स्टंट्स भी हमें देखने को मिले। कुछ चीफ मिनिस्टर्स मोटरसाइकिल्स में देखे गए, कुछ गवर्नर्स कुछ गाड़ियां कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आज देखने को मिले। पॉइंट यहाँ पे यह है कि जब कोई कठोर डिसीजन लेने वाले होते हैं कोई, तो उससे पहले सॉफ्ट सिग्नल्स दिए जाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, डायरेक्टली 8 बजे का एक अनाउंसमेंट लेके सडनली शॉक नहीं दिया जाता। पहले एक मौका दिया जाता है लोगों की, भाई सुधर जाओ आप। तो कहीं ना कहीं इस समय बातें चल रही हैं कि जी कहीं ये भी वैसा मोदी जी का सिग्नल तो नहीं है कि पहले प्यार से समझा रहे हैं कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, लेकिन अगर वॉर रुका नहीं अगले 1 महीने तक या कुछ हफ्तों तक, और जो मोस्ट लाइकली वही होने वाला है जितना हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो उसके बाद में वो पॉइंट तो आने वाला है। यही तो बात उदय कोटक जी ने भी कही थी ना। तो ये पॉइंट आने वाला है बहुत जल्दी, जब 8 बजे मोदी जी आके कोई अनाउंसमेंट में भी, आज हो सकता है कल ना करें, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ये चीज रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए खुद से सुधर जाइए, ऐसा कुछ मोदी जी ने कहा है। वैसे आज पुतिन का राइट हैंड मैन सर्गी लैवरोव मोदी जी से मिले। एक प्राइवेट मीटिंग उन्होंने किया और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने डिस्कशंस किए। मतलब एक तरफ से आप यही मान के चल सकते हैं कि मोदी जी ने पुतिन के साथ ही मीटिंग कर लिया। मतलब आप कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि पुतिन को जो मैसेजेस पहुंचाने होते हैं वो लैवरोव के द्वारा पहुंचाते हैं, जैसे मोदी जी जयशंकर जी या अजित डोवल जी से पहुंचाते हैं। ओह, ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये भी खबर आई है कि अजित डोवल जी मिले हैं आरक्षी के साथ दिल्ली के अंदर। इस पे कल थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो आज ये वाली क्लिप है सेनेट की, आप ये सुन लीजिए ये क्या बोल रहा है। भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? हमने अपने मादरे वतन को भिखारी नहीं बना दिया? हम भीख मांगते हैं, आज यूएई हमसे पैसे मांग रहा है। आप बातें करते हैं अपने दुश्मन की, उसका 750 अरब डॉलर रिजर्व है, और आपका क्या है 19-20 अरब डॉलर वो भी मांगता। तो खुदारा जब तक हम अपने खर्चे नहीं कम करेंगे, हम याशियां कम नहीं करेंगे, हम लग्जरी गाड़ियों में ही अभी जहाज खरीदे जा रहे हैं। मुल्क बेचारे गरीब तरस रहे हैं रोटी को। यहां 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, 44% से गुर्बत नीचे से ज्यादा है, और यहां हम लग्जरी जहाज खरीदते हैं, नई नई गाड़ियां बुलेट प्रूफ खरीदते हैं। वेल, एंड में कॉमेडी तो अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है, बट जिस तरह इसने बोला ना ये बात, ये वाला लाइन अपने मादरे वतन को भिखारी नहीं बना दिया, हम भीख मांगते हैं आज। ये काफी फनी था। देखिए यहाँ पे कुल मिला के जीसीसी के अंदर यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। भारत और यूएई क्या कोई सिक्योरिटी पैक करने वाले हैं, ये इस समय बहुत बड़ा टॉपिक है। कल हम इसको कवर करेंगे। मोदी जी जब मिलेंगे MBZ के साथ, क्या सिर्फ फोटो ऑप होगा या वहाँ पे कुछ चीज़ साइन भी हो सकता है, क्या है उसको हम ट्रैक करेंगे। और अभी जो आगे भारत का जो आज वेसल पे हमला हुआ, क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ब्रिक्स जब ख़त्म हो जाएगा कल, ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर का समिट, तो क्या वो फिर हमें बताएंगे कि जी किसने हमला किया? बिकॉज आज हमने वो रिवील नहीं किया कि किसने हमला किया। और फिर भारत, हमारी जो सरकार है वो एक्शन क्या लेगी, इन सारी चीज़ों को हम ट्रैक करेंगे। और इनफैक्ट कुछ और अपडेट्स भी आ रहे हैं। कल तुरंत मिलते हैं, कल ही नहीं इनफैक्ट तुरंत अभी मिलते हैं एक और वीडियो में। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से ही ये चैनल चलता है। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आप मिस नहीं करेंगे। सुपर स्टिकर खरीद के आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। QR कोड भी आपके सामने है, वहाँ पे भी आप कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के सपोर्ट से चलता है चैनल। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।